और ये बताएं थोड़ा सा हमें कि ये उजैर बलोच के खिलाफ अब तक कितने केसेस थे और वो कितने केसेस के अंदर बरी हो चुके हैं? देखिए, उजैर बलोच पे 54 से ज्यादा मुकदमात हैं जो कि इस वक्त मौजूदा हैं। अच्छा, इन 54 से ज्यादा मुलाकात के अंदर जो इशू है सबसे बड़ा वो ये है उजैर बलूच पे कि उनके ऊपर जो बड़े मुकदमात थे, बड़े बड़े मुकदमात जिनमें कत्ल और इक़दाम कत्ल के भी हैं, वो तमाम मुकदमात और उसमें दहशतगर्दी की दफात के तहत जो मुकदमात हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसमें वो 40% मुकदमात में वो बाहर आ चुके हैं। अब जो उनके ऊपर कत्ल और दीगर रह गए हैं वो 60% रह गए हैं। ताहम जो उसके अलावा जो सिटी कोर्ट में और दीगर कोर्टों में मुकदमात थे उनके ऊपर, वो अब तकरीबन सारे खत्म हो गए हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 54 मुकदमात हैं तो उसमें वो 20 से ज्यादा मुकदमात में अब बरी हो चुके हैं। और ये जो मुकदमात हम्म। हैं जो कि अभी बाकी हैं, इसमें भी वो बहुत ही तवातुर के साथ वो बाहर आ जाएंगे। इसकी वजह यह है कि जो अब तक की जो प्रोसिक्यूशन के हवाले से या दीगर हवाले से हम टीमों को देखते रहे हैं, तो न जाने क्यों उजैर बलोच पे हमें लगता है कि खासा नरम हाथ है। मेरी कम बात को और मुख्तसर बात को अब जरा ज्यादा समझिएगा कि माशाल्लाह से उजैर भाई जब आते हैं तो मैं उनसे मरूब हो जाता हूँ। खासे अच्छे कपड़े पहनते हैं उजैर भाई का, कपड़े पहनने का जौक भी अच्छा है और कलफ भी लगी हुई होती है, तो इम्प्रेस होना तो बनता है। तो अदालतों में अगर मुलजिम इम्प्रेस हो, यानी साहब ही मुलजिम को देखे और वो इतने संगीन नौयत के मुकदमात में हो, गद्दारी जैसे उसके ऊपर मुकदमात हो, और वो जब चलता हुआ आए और कॉटन के कपड़ों में हो, तो अगर सहाफी इम्प्रेस हो रहा है तो उसकी और भी वजूहत हो सकती हैं। कम कहे को ज्यादा जानिए। तो अगर आप नहीं, इनके कम उस्ताद कहे से तो मिलते फारूक, अगर आप इनके उस्ताद से मिलते तो आप ज्यादा इम्प्रेस होते। कौन? जी जी रहमान अरमान भाई। डकीर साहब, अब्दुल रहमान बलोच साहब, सरदार अब्दुल अब्दुल रहमान बलोच। अरमान भाई आप दुरुस्त कह रहे हैं। एक दफा उनसे मुलाकात मेरी हुई थी, और ये मेरा यूनिवर्सिटी का टाइम था। ये बड़ी दिलचस्प मुलाकात थी। उसमें एक बहुत ही दुबला पतला सा आदमी आया था। टीम 125 आके रुकी, और ये इलाका था सफूरा का। और मैं अक्सर रात को पीछे हम लोग वहां पे जाते थे चाय पीने, तो हम चाय पीने बैठे हुए थे। और जैसे ही हम वहां बैठे तो चार बाइकें आई, लगी, तीन चार बाइकें लगी 125, और उसमें एक बंदा उतरा, वो आम से लोग थे। और मेरे साथ एक जो है वो एसएचओ बैठे हुए थे, और बड़े इनकाउंटर के वो स्पेशलिस्ट माने जाते थे। वो गए और उन्होंने उससे इस तरह मिले। अच्छा, उसकी थोड़ी सी दाढ़ी बड़ी हुई थी और हाथ में तस्बीह भी थी, और उस वक्त कोई वैसे वो पत्थर सुना पहनते नहीं थे, उस वक्त वो पत्थर पहने हुए थे। तो खैर वो गए तो उनसे मिले विले जिस तरह झुक के, तो मैंने कहा भाई ये कोई पीर फकीर वाला मामला है क्या है, आप उससे इतनी अकीदत से मिले? तो मेरे साथ एक बंदा बैठा हुआ था, वो इस पूरे सिस्टम का आदमी था, तो वो हंसने लगा बहुत ना। और तो बोले आपको पता ही ये कौन है? मैंने कहा नहीं। कह रहे आपने रहमान डकैत का नाम सुना है? मैंने कहा हाँ हाँ, वो अब्दुलरहमान डकैत, वो उनके बेटे फला के पता है। तो बोला हाँ हाँ, ये वही है। तो मुझे बहुत हंसी आई, बहुत देर तक हंसता रहा। आपकी तो उनसे बड़ी अच्छी मुलाकातें रही होंगी, कोई एक आध मुलाकात का अहवाल तो सुना है? भाई मेरी तो जी बहुत सारी मुलाकातें रही हैं। वो खास जी तौर जी पे जी। जब, अब तो खैर वो चौधरी असलम ही नहीं है, तो हाँ हाँ, चौधरी जाहिर असलम जो है। थे, उन्होंने इसको गिरफ्तार किया था। चौधरी असलम से हमारी अच्छी दुआ दुआ सलाम थी, और बुला लिया करते थे वो अपने पास चाय वाय पीने के लिए। तो क्राइम रिपोर्टर जी को क्या जी। चाहिए होता है, तो इस तरह की। और लेट नाइट की चाय क्राइम रिपोर्टर्स को तो बहुत मरगूब होती है, अच्छी लगती है। तो वो जो है लेट नाइट, खास तौर पे जब 2 ढाई महीने तक जो हिरासत में रहे थे, और वो अनअनाउंस्ड अरेस्ट था वो, और वो किसी खास वजह से किया गया, किसी खास वजह से अनाउंस नहीं किया गया था, कोई और वो ग्रीन 5 करोड़ सिग्नल मिला रुपए था लेके उसका। भाग गए थे। हाँ हाँ, वो भाग गए थे, बिल्कुल एग्जैक्टली। वो अच्छा, नहीं भागे नहीं, कहीं और चले से चले थे, चले। भागे इनकी वो कस्टडी मेरा से नहीं ख्याल थे, है, भागे कहीं और से थे। मेरा ख्याल है कि हम कहीं और तरफ निकल जाएंगे और थोड़ा सेंसिटिव हो जाएगा मामला। लेकिन ये जो लेकिन मामला आज ये आप डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सब वहीं से रिलेटेड है। अगर दुरुस्त आप कह ये रहे उसको हैं। ये डिस्कस नहीं करेंगे तो ये मामला आपके समझ में नहीं आएगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं अरमान में एक इस तनाजुर में बात जी करना जी। चाह रहा हूँ। एक तरफ आप लियारी की जो पॉलिटिक्स है उसमें बैकडोर के ऊपर जो लियारी के स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है ना, अभी भी जाहिर है कुछ लोग तो होंगे ना, जाहिर पता है जिस तरफ मुलाकात और ये हवाला है, उस तरफ तो जाहिर है कि अब ये बैकडोर और पीटीआई और सारी चीजें हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एमक्यूएम का मामला है, यानी कि 90 के इनेदाम का मामला भी तकरीबन होने वाला है, यानी कि जो अभी तक हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि ये एक डेंजरस किस्म की बिल्डिंग है जिसको गिराया जाना नागुज़ीर है, ठीक है।
तो अब एक तरफ वो सियासत है और एक दूसरी तरफ वो सियासत है, यानी कि कराची में अगर दोनों तर्ज की सियासत नाकाबिले कबूल है, तो फिर अब एक तर्ज की सियासत या बैकडोर के ऊपर उसको स्पेस क्यों दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो स्पेस बिल्कुल ही खत्म है। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि उसको बैकडोर पे स्पेस दिया जा रहा है, उसको कभी भी बैकडोर पे स्पेस नहीं दिया गया, उसको हमेशा ओपन डोर पे स्पेस दिया गया। पीपल्स पार्टी का भाई, वो तो अब्दुल रहमान बलोच को पीपल्स पार्टी सेनेटर बनाने जा रही थी, और जो जुल्फिकार मिर्जा थे वो अगर बदनाम हुए और जो उन्होंने जो उनको पीपल्स पार्टी से जो निकाला गया, वो भी सिर्फ सरदार अब्दुल रहमान बलोच की वजह से निकाला गया था। तो उनको वहां से जाना पड़ा था, पीपल्स पार्टी को छोड़ना पड़ा था। सरदार अब्दुल रहमान बलोच, यानी कि जो रहमान डकैत के नाम से मशहूर थे, वो भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा उनको जो है जगह दी है, और उनको जो है वो पार्टी में शमूलियत, उनके ऊपर जो केसेस थे वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे थे, वो भी अदालतों में पेश हो रहे थे और उनके ऊपर से केसेस खत्म हो रहे थे, ताकि उनको भी साफ सुथरा करके सेनेटर बनाया जा सके। उनको सेनेटर बनाने की तैयारी की जा रही थी। तो ये अभी का मामला नहीं है, मैंने आपसे कहा ना, ये इस मामले को समझने के लिए आपको माजी में जाना पड़ेगा और माजी के मामले को भी समझना पड़ेगा। अब्दुल रहमान बलोच ऑलरेडी जो है वो देखें, सियासत में उन्होंने अपना एक कदम रखने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया था, और पीपल्स पार्टी के अंदर भी उनके लिए नरम घोषणा हमेशा से मौजूद था, और हम आज भी मौजूद है। और वो जो इस वक्त उज़ैर बलोच हैं, ये भी उनके जानशीन है, तो लिहाजा इनके लिए भी हमेशा से एक नरम गोशा मौजूद है और मौजूद था, अभी भी है। तो इनको तो स्पेस दी ये जा रही है, इनके लिए हमेशा से आप स्पेस है। नहीं, और तो आप इनको कह जो है रहे हैं वो कि जैसे सिर्फ प्रेशर की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था इनके ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था, जिसकी वजह से इन पर मुकदमात भी बनाए गए, इनको गिरफ्तार भी किया गया। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका भी बहुत ज्यादा प्रेशर था इनके ऊपर। अब अच्छा। जो अभी भी जो गिरफ्तार किया गया है वो, देखिए, बाकी सारे मुकदमा खत्म हो सकता है, जैसे कि फारूक ने कहा है कि बाकी सारे मुकदमा जो हैं वो हमारे यहाँ मुकदमा इस तरह के होते हैं उसमें जो कोई बहुत ज्यादा अच्छे सबूत नहीं होते हैं और बहुत कमजोर सबूत होते हैं, जिसकी बिना पर मुलजिम को आजाद कर दिया जाता है, मुलजिम को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन जो इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा है, जिसकी वजह से ये मीठा राम हॉस्पिटल के अंदर रह रहे हैं और जेल में नहीं रखा गया इनको। फारूक, आप यही पूछ रहे थे ना, मीठा राम हॉस्पिटल में क्यों रह रहे हैं? तो वो इसी वजह से उन्होंने उसको अपने करीब रखा हुआ है, जेल में नहीं रखा हुआ उसको, ताकि जो है वो नजरों के सामने भी रहेगा, और प्लस ये कि जो उसके छूटने के जो चांसेस हैं उज़ैर बलोच के, वो बहुत मादूम है उस वक्त तक, जब तक कि जो है ये मुकदमा कमजोर नहीं होता, या इस मुकदमे में जो है वो कोई नरमी नहीं बढ़ती जाती। ये मुकदमा ऐसा है कि जिसमें वो बाहर नहीं आ सकते। कौन सा मुकदमा अरमान भाई? गद्दारी का मुकदमा, नहीं तो गद्दारी का एक उसमें तो मुकदमा है। नहीं तो जी जी, उसमें उसमें नहीं, मामला मामला तो ये है ना, देखिए ना, कि अगर आपने किसी को रखना हो और सजाए मौत देनी हो, तो उसके लिए तो एक ही मुकदमा काफी होता है ना। और बाकी अगर किसी के ऊपर 100 मुकदमे हो और वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो है वो केसेस में अगर छूटता चला जा रहा है, तो उसका मतलब क्या निकालेंगे हम? मतलब जो है यहाँ पर उस वक्त तक कुछ नहीं निकल सकता है, जैसे एमक्यूएम में नहीं निकल सकता है, जब तक जो है वो हमने क्या कहा था, जब तक वहां से इजाजत नहीं होगी, जब तक के एमक्यूएम के बानी को कोई स्पेस नहीं मिल सकता है, जब तक के वहां से मामला जो है जहाँ से सही होने चाहिए वहां से मामला सही नहीं रहते, चाहे कितनी पिटिशन लगा लें या कुछ भी कर लें। जो मैसेजेस वो दे रहे थे, जो जिद्दोजहद वहां से हो रही थी, जो प्रेशर वहां से आ रहे थे, वो क्या हुआ? अब देखें आप, वहां जो है आग लग गई। आग लगने से क्या, वो जो काउंटर हुआ है ना, ये काउंटर जो स्टेप लिया गया, तो उसमें जो काउंटर स्टेप लिया गया प्रेशर फ्लो डाइल्यूट करने के लिए, वो क्या, वो जो है उससे प्रेशर भी डाइल्यूट हो जाएगा। 17 सितंबर को जो कुछ होने वाला था, जो चीज उन्होंने प्लान की हुई थी, वो हो सकता है वो भी ना हो। तो इसी तरह से मैं लियारी का भी मामला देखता हूँ। लियारी में भी जो है वो क्या कहते हैं, एक एक करके जो केसेस खत्म हो रहे हैं वो भले खत्म हो जाएं। पीपल्स पार्टी यही चाहती है कि उनके ऊपर से तमाम केसेस खत्म हो जाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वो अभी भी लाडला है, और पहले भी लाडला था, अभी भी लाडला है। रहमान डकैत भी इनका लाडला था, उज़ैर बलोच भी लाडला है। उज़ैर बलोच जो है वो बेसिकली क्रिमिनल नहीं थे, ये बाद में इनको इस तरह से मुलविस किया गया, इनको इस तरह से इन्वॉल्व किया गया कि ये इन पर क्रिमिनल चार्जेस लगते गए, और फिर इनको जो है वो रहमान डकैत के बाद लोगों ने इन्हीं को इसका जो है वो गैंग का सरबराह बना दिया। तो बहरहाल ये शुरू से जो है वो ये ट्रांसपोर्टर के बेटे हैं, ट्रांसपोर्टर था ये।
अच्छा, नहीं, जी जी बोलिए। यही तो वजह है ना कि जुल्फकार मिर्जा ने अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव यानी कि असलहे से मुतल्लिक था, और खुद ये भी कहा कि हमने लियारी में इतने इतने असले बांटे और उसके लाइसेंस दिए, और यही वो बयान था कि जो जुल्फकार मिर्जा के गले पड़ा था बाद में, और इसी वजह से उनको फिर अलहदगी और सारे इश्यूज आए थे। तो आप ये कह जी, रहे हैं ना कि जुल्फिकार मिर्जा जो है वो रहमान डकैत को लेकर भी आए थे इलाके के अंदर। रहमान सरदार रहमान बलोच को जो है उन्होंने अपने अपने साथ जो है वो घूमे फिरे भी थे, उनको जो है प्रमोट भी किया था रहमान डकैत को, तो वो भी एक वजह बना था। और इसके अलावा जो है उन्होंने एमकेएम के साथ भी जो है मामला खराब हो गए थे उनके, वो भी एक वजह बना था। वजूहत तो कई बनी थी, लेकिन मेन वजह यही थी कि लियारी में जो उन्होंने रहमान डकैत को प्रमोट किया था, रहमान डकैत को उन्होंने खुलेआम सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से जो है वो उनको फिर पीपल्स पार्टी के अंदर से जो है वो उनकी मुखालफत शुरू हो गई थी, क्योंकि रहमान डकैत के लिए भी पीपल्स पार्टी के अंदर के हलकों में अगर एक तरफ जो है वो उनके लिए नर्म पोषक भी है, तो वो ओवरऑल पोजीशन जो है, देखें पीपल्स पार्टी की ओवरऑल पोजीशन खराब होती है अगर वो एक डकैत को सेनेटर के तौर पर लेकर आए या पॉलिटिशियन के तौर पर लेकर आए। इसी तरह से उजैर बलोच का अभी भी जो है वो देखें, अभी भी जैसे मैं फारूक की जो बात है उसमें थोड़ा सा डिफर करूंगा। वहां पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लियारी में अभी भी हम्म, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कब्जों का काम हो रहा है, जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। और कब्जा माफिया जितनी भी है वो सारी की सारी इसी गैंग की है, यही गैंगस्टर्स हैं जो इस वक्त, अब चूंकि वहां पर मंशियात, दो काम हो रहे हैं वहां पर, मंशियात और कंस्ट्रक्शन, और ये दोनों कामों में ये गैंगस्टर काम कर रहे हैं। क्योंकि ये गैंगस्टर जो है अब इनकी जो असलहे के जो चीजें थी, जो आमदोरफ्त थी, उस पर काफी कैदोबंद हो गई है, बहुत ज्यादा सख्ती हो गई है, तो उन्होंने उसको फिलहाल जो है वो कम कर दिया है। लेकिन अभी भी असलहा मौजूद है अंदर, लेकिन अब उसको इस तरह से शो नहीं किया जाता। बहरहाल उनकी दहशत, उनके जो बाकियात हैं, जो रिमेन्स हैं, जो उनके जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, वो अभी भी वहां पर मौजूद हैं, और वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस, इलीगल कंस्ट्रक्शन का बिजनेस वहां अभी भी शुरू से जारी है। और वहां लियारी में 1+2 की जगह इजाजत है, तो वहां पर अभी भी 4-4, 5-5 मंजिला और हाई राइजेस खड़ी हो रही हैं। कैसे खड़ी हो रही है भाई? कौन उसको पूछने, कोई उसको पूछने वाला क्यों नहीं है? पीपल्स पार्टी का इलाका है तो पीपल्स पार्टी क्यों नहीं